नमस्कार साथियों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे थे गुहिल वंश की, और गुहिल वंश के बारे में हमने कुछ वीडियो पहले बना करके जो बात पता की थी उससे आगे के क्रम में अपन सीखते हैं। गुहिल वंश मेवाड़ भाग 5। ठीक है, हमें पता है कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ और चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा वो था मौक्कल। ठीक है, मौक्कल जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अगर मैं इसके पिता की बात करूं राणा लाखा, अगर मैं माता की बात करूं हंसा देवी, और अगर मैं संरक्षक की बात करूं रणमल। ठीक है, मौक्कल को गुहिल वंश मेवाड़ का राजा बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था राणा चूड़ा। ठीक है, राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा की। ठीक है, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है, और इसने ये जो है मौक्कल को राजगद्दी दिला दी थी। यहां तक अपन ने इसके बारे में जाना। आगे अगर मैं बात करूं 1421 से लगा करके 1433 तक मेवाड़ का राजा जो है मौक्कल रहा था। ठीक है, उसके बाद में इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण एक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के बारे में समझना, मौक्कल से पहले मेवाड़ में जितने भी राजा हुए उन सारे राजाओं का राज तिलक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऊंद्री गांव के भील लोग करते थे। कौन करते थे? मौक्कल से पहले जितने भी गुहिल वंश में राजा हुए उनका राज तिलक भील लोग अपना अंगूठा काट करके राज्याभिषेक करते थे। लेकिन मौक्कल के बाद ये परंपरा में चेंज आ गया, यहां पर परिवर्तन हो गया। अब वो परिवर्तन क्या हुआ समझे। हमें पता है कि मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका राज्याभिषेक भील लोग करते थे, ऊंद्री गांव के लोग करते थे जो चित्तौड़ के आसपास था। ठीक है, लेकिन इस मौक्कल का जो राज्याभिषेक किया वो राणा चुंडा ने किया। ठीक है, ये बात याद रखना, मौक्कल का राज्याभिषेक किसने किया? राणा चुंडा ने किया। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो वो है इसकी पत्नी की, मौक्कल की पत्नी। इसने 2 विवाह किए। एक जो विवाह किया वो किया कमलावती से, और दूसरा जो विवाह किया वो किया सौभाग्यवती से।
मौक्कल की पत्नियां दो थी, एक कमलावती थी और एक सौभाग्यवती थी। ठीक है, ये बात याद रखनी। और इसके पुत्र की बात करूं तो इसका जो पुत्र होगा वो होगा कुंभा, राणा कुंभा। ठीक है, जो सौभाग्यवती और मौक्कल से उत्पन्न होगा और राणा कुंभा इसका पुत्र होगा। अगर मैं इसके दरबारी की बात करूं, ठीक है, इसके समय में जो इसके दरबारी कवि थे उनका नाम था योगेश्वर और विष्णु शर्मा। दरबारी कवि एक था योगेश्वर और दूसरा था विष्णु शर्मा। योगेश्वर और विष्णु शर्मा दोनों इसके दरबारी कवि थे। आगे मैं इसके साम्राज्य में शिल्पकार का तात्पर्य होता है जो किसी कला का निर्माण करना, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो भवन हो, निर्माण हो। तो ऐसे जो निर्माण करने वाले होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं, उनको बोलते हैं शिल्पकार। तो इसके शिल्पकार में मन्ना, फन्ना और एक व्यक्ति था, उसका नाम था विसल। मन्ना, फन्ना और विसल, ये तीनों मौक्कल के समय में शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, डिजाइन बनाने वाले थे, भवनों की डिजाइन बनाने वाले थे, मंदिरों की डिजाइन बनाने वाले थे। इस प्रकार से ये अपन को याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो मौक्कल के समय में दो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक परिवर्तन हमको मौक्कल के समय में जो मिलता है, हमें पता है बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया। जो एकलिंग जी का मंदिर बनाया, मैंने बताया कैलाशपुरी गांव में है, ठीक है, नागदा में है, ठीक है, और नागदा हमारा उदयपुर में पड़ता है। तो इस एकलिंग मंदिर का ये मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी कराई। ठीक है, मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी। किसने कराई? मौक्कल ने कराई। अगर एक शब्द में कहे, ठीक है, तो परकोटा का निर्माण करवाया। मौक्कल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी या परकोटे का निर्माण भी कराया। वो किसने कराया? मौक्कल ने कराया। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? तो हमें पता है कि बप्पा रावल ने बनाया। लेकिन इस मंदिर के चारों अब दीवारी कह दो या परकोटा कह दो, किसने बनाया? परकोटा का मतलब ही चारों तरफ दीवारी होता है। ठीक है, ये किसने करवाया? तो मौक्कल ने कराया। ठीक है, दूसरा अगर मैं स्थापत्य कला में मौक्कल का योगदान बताऊं तो वो योगदान था त्रिभुवन मंदिर। त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया। जो त्रिभुवन मंदिर है, जिसको वर्तमान में समदेश्वर मंदिर बोलते हैं, इस मंदिर का, त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्वार टूट फूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका निर्माण जो है
पुनः उसकी मरम्मत जो है कार्य भी मोक्कल ने करवाया। आगे अगर मैं बात करूं 1400, ये बात है 28 की, फिरोज खां के समय की। 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में पराजित किया। 1428 में एक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। उस लड़ाई में फिरोज खां जो नागौर का शासक था उसको हराया मोक्कल ने। और मोक्कल जो है और फिरोज खां के मध्य जो 28 में युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम दिया रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। याद रखना, रामपुरा का युद्ध 1428 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? मोक्कल और नागौर के फिरोज खां के मध्य हुआ। ठीक है, और इस युद्ध का नाम जो था रामपुरा का युद्ध था। आगे अगर मैं बात करूं मोक्कल की, तो समझने का प्रयास करना। चाचा व मेरा, ये दो व्यक्तियों के नाम है। चाचा और मेरा ये संबंध नहीं है। चाचा एक अलग व्यक्ति का नाम है और मेरा भी व्यक्ति का नाम है। और इसी के साथ महपा पंवार, ये महपा पंवार मेवाड़ का सरदार था। ठीक है, और चाचा और मेरा, इन तीनों ने मिलकर के मोक्कल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मोक्कल की हत्या कर दी। कब कर दी? जब ये झिलवाड़ा में था। ये झिलवाड़ा गांव वर्तमान में राज संबंध में है। याद रखना, जब झिलवाड़ा में मोक्कल जा रहा होता है तब चाचा और मेरा ने मोक्कल को मार डाला। और इसकी साजिश में कौन शामिल था? महपा पंवार। और ये महपा पंवार सरदार था। कहां का? मेवाड़ का। ये मेवाड़ का सरदार था। आगे समझने का प्रयास करें। मोक्कल गुजरात अभियान पर जा रहा था। जब मोक्कल गुजरात अभियान पर जा रहा था उसी समय रास्ते में झिलवाड़ा के निकट इसकी हत्या होती है। अब यहां पर मोक्कल की हत्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो गुजरात अभियान की कमान संभालता है वो इसकी पत्नी कमला देवी। जो ये कमला देवी है, कमलावती भी कहते हैं इसको। ठीक है, कमला देवी या कमलावती जो इसकी वाइफ है, ये पत्नी है, ये आगे गुजरात का अभियान संभालती है। तो इस प्रकार से ठीक है, ये चाचा और मेरा की रणनीति के कारण जो है मोक्कल की हत्या हो जाती है। अब मोक्कल की हत्या के बाद जो मेवाड़ की गद्दी के ऊपर या मेवाड़ का जो राजा बनता है वो बनता है महाराणा कुंभा, जो इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। अपने समय का शक्तिशाली वीर, स्थापत्य कला का ज्ञाता, ठीक है, कला साहित्य संस्कृति का ज्ञाता, हर तरह से देखे, हर क्षेत्र में देखे तो एक महान विद्वान था। अब अपन अगर बात करते हैं मेवाड़ का अगला शासक तो राणा कुंभा। अब मेवाड़ का शासक बन गया राणा कुंभा। ठीक है,
राणा कुंभा की सामान्यतः अगर अपन बात करें कि इसका सबसे पहला इस कुंभा के बारे में हमको कहां कहां से जानकारी मिलती है, तो पहला ग्रंथ है इसका कीर्ति प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति प्रशस्ति जो लिखी थी वो महेश और अत्रि, इन दोनों ने लिखी थी इस कीर्ति प्रशस्ति को। महेश और अत्रि ने लिखी थी, महेश भट्ट अत्रि भट्ट। जब हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर हमारा साहित्य को लेकर भी आएगा। उस साहित्य में राजस्थान में जितनी भी प्रशस्तियां हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, किसने कब लिखी और उसकी विषय वस्तु क्या है, ये सारी भी जानकारी अपन एक अलग से वीडियो बनाकर भी देखेंगे। जब तक को अपना इतना सा ध्यान रखें, कीर्ति प्रशस्ति जो लिखी है वो महेश भट्ट और अत्रि ने लिखी। अब कीर्ति प्रशस्ति क्या होती है ये समझ ले। ठीक है, पत्थर के ऊपर किसी राजा या महाराजा का यशोगान लिखा होता है, उसके बारे में बातें लिखी होती है, उसके यश वीर और शौर्य की बातें लिखी जाती है, उसी को कहते हैं प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रशस्ति के अध्ययन से, इस प्रशस्ति को पढ़ने से हमको महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ग्रंथ अगर मैं बता दूं तो वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति, ठीक है, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी हमको जानकारी मिलती है और इसका कान्हा जो है रचयिता है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक प्रशस्ति है वेदनाथ। इस वेदनाथ प्रशस्ति में भी महाराणा कुंभा के बारे में बताया गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, जो इसके रचयिता खुद कुंभा है, कुंभा ने लिखा इसको। इसके बारे में पढ़ने से भी हमको महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं तो राजसिंह प्रशस्ति, ठीक है, और आगे मैं बात करूं तो वीर विनोद, जो श्यामल दास की थी। इससे भी हमको महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सारे जो मैंने 6 पॉइंट लिखाए हैं, ये सारे के सारे 6 पॉइंटों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हमें जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, उन कुंभा जी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। चाहे उसका युद्ध हो, चाहे उसकी स्थापत्य कला हो, चाहे उसने अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य किया हो, उन सारी की जानकारी के जो स्रोत है वो सारे के सारे इस कीर्ति प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति, एकलिंग महामात्य, राजसिंह प्रशस्ति, वीर विनोद, इन सारे ग्रंथों को या प्रशस्तियों को पढ़ने से महाराणा कुंभा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं तो कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है, वीर विनोद के रचयिता कौन है, तो हमको पता होना चाहिए वीर राजा श्यामल दास। वीर राजा भी लिखा आता है तो श्यामल दास। इन सारे ग्रंथों से हमें महाराणा कुंभा जी के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसके माता और पिता को लेकर के, तो पिता जो थे इनके, उनका नाम था राणा मौक्कल। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं इसकी माता की, तो माता का नाम था
सौभाग्यवती। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना कि महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल थे और माता का जो नाम था वो जो है सौभाग्यवती था। आगे अगर मैं बात करूं तीसरी पत्नी का नाम तो था कई शब्द कुमेरु मिलता है, कई इसका कुम्मल भी मिलता है। कुम्मल या कुमेरु या कुंभली आदि जो है इसकी पत्नी का नाम था। इसके 2 पुत्र हुए। उस पुत्रों का नाम अगर मैं बताऊं, एक तो था उदा और अगर दूसरा इसका है रणमल। वापस मेरे साथ समझने का प्रयास करना। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोक्कल था, उनकी माता का नाम सौभाग्यवती था, उसकी पत्नी का नाम कुमेरु कुम्मल था, उसके पुत्र जो थे उदा और रणमल थे। ठीक है, इस प्रकार से ये महाराणा कुंभा का जो है परिवार के बारे में हमको सामान्य जानकारी जो मिलती है उसके द्वारा एकलिंग मामात्य जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से हमको मिलती है। आगे मैं बात करूं, महाराणा कुंभा जब मेवाड़ का शासक बना तो उसके समय उसके सामने 2 समस्याएं थी। 2 समस्याएं थी। ये कौन कौन सी 2 समस्याएं थी, ये प्रयास है। सबसे पहली जो समस्या थी, अपने पिता के हत्या का बदला लेना। अपने पिता की हत्या का बदला लेना। आपको पता है इसके पिताजी थे मोक्कल और मोक्कल को मारा था चाचा और मेरा ने और उसका साथ दिया था महपा पंवार ने। तो पहली समस्या था अपने पिता के जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को सफाया करना। यह महत्वपूर्ण समस्या थी। और दूसरी जो समस्या थी, इसके पिता के जो मामा जी थे, कौन? राय रणमल। जो राय रणमल थे, इनके पिताजी जो थे मोक्कल, उनके मामा जी, पिताजी के मामा जी, पिता के मामा जी के प्रभाव को कम करना। हमें पता है कि महाराणा मोक्कल के समय पूरी शक्ति जो है रायमल के पास थी। पूरे ऊंचे ऊंचे पदों पर रायमल ने अपने लोगों को बिठा रखा था। अब इसके सामने 2 समस्या ये थी। पहला कि जो मेरे पिता को मार डाला है उनसे मेरा बदला लेना, और दूसरा जो मेवाड़ में रणमल का जो प्रभाव है उसको समाप्त करना। ये समस्या दोनों थी। अब इस दोनों समस्या का समाधान कैसे करता है ये समझे। इन दोनों समस्याओं से कैसे वो सल्टाने का प्रयास करेगा ये समझे। अब देखो, सबसे पहले चाचा और मेरा कि वो हत्या करवाता है, मरवा देता है। चाचा और मेरा का फिनिश कर देता है। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको तो रणमल को भी वो मरवा देता है। कैसे मरवा देता है ये समझिए। रणमल की एक दासी थी, उस दासी का नाम था भारमली। देखो भाइयों, इतिहास में 3 भारमली आई और जहां जहां भारमली आई वहां पर
इतिहास ही बदल गया था। पहली भारमली बताऊं, ये दासी थी, ठीक है, एक प्रकार से ये दासी थी, और वैसे देखें तो ये रखेल भी थी, रणमल की दासी थी और रणमल की रखेल थी, ठीक है। दूसरी अगर एक तरफ बात करूं तो उस समय राणा चुंडा इस भारमली को मां समझता था, उपमाता समझता था। क्यों समझता था, यह समझने का प्रयास करें। देखो, इससे पहले अपन को जाना पड़ेगा वो क्या है, हंसाबाई को लेकर। राजपूतों में एक प्रथा है, जब शादी हो जाती है, किसी महिला की राजा के साथ शादी होती है, तो वहां उनके साथ कुंवारी कन्या भेजी जाती है। ठीक है, और इस कुंवारी कन्या को जो है, अपन के मारवाड़ी भाषा में जो शब्द आता है, एक शब्द आता है, वो आता है ओलंदी। ठीक है, इसीलिए एक दूसरा शब्द भी आता है डाबरिया। डाबरिया कह दो, डाबरिया कह दो, ओलंदी या डाबरिया वेरी मोस्ट प्रश्न है, कई बार ये एग्जामों में पूछा भी गया है। ओलंदी क्या है, डाबरिया क्या है। राजपूतों में जब विवाह होता है तो लड़की के साथ, जो वधू होती है उसके साथ कुंवारी कन्या भेजी जाती है, दास दासिया भेजी जाती है, उसी को जो है कहा जाता है ओलंदी या डावरिया। तो हंसाबाई के समय भारमली को भेजा गया था, और भारमली और रणमल ने तो सारी पहले से योजना बना रखी थी शासन करने की। ठीक है, अब समझने का प्रयास करें। राव चुंडा इसकी भारमली की इज्जत करता था, ये इसको अपनी मां के समान समझता था, क्योंकि हंसा देवी के साथ ये आ रखा था, और हंसा देवी जो थी इसके पिताजी की वाइफ थी, तो एक तरफ से इसकी भी उपमां थी। तो हुआ क्या, रणमल ने योजना बनाई भारमली के सहयोग से, और कहा कि भारमली तू राव चुंडा को जहर दे दे, इस राणा चुंडा जो है इसको जहर खिला दे। तब इसके मन में ख्याल आया कि नहीं भाई, मैं इसको जहर नहीं खिला सकती। ठीक है, यह बात राणा चुंडा को पता चल जाती है कि रणमल मुझे हटाना चाहता है रास्ते से, रणमल मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तब क्या हुआ, ये बात फिर क्या करता है, ये भारमली को कहता है कि तूने तो मुझे जहर नहीं दिया, एक काम कर, तू जो है रणमल को ही जहर दे दे। तो ये क्या करती है, भारमली राय रणमल को जहर दे देती है। तो रणमल तो हो गया आउट। तो इस प्रकार से चाचा और मेरे का भी दमन कर लेता है, और इसी के साथ ही साथ जो है भारमली जो है के सहयोग से रणमल का भी वध कर लेता है। तो इस प्रकार जो मेवाड़ की प्रारंभिक समस्या है, उस प्रारंभिक समस्याओं की बड़ी कुशलता के साथ महाराणा कुंभा समाप्त कर देता है। अब बात आती है कि ये राव चुंडा वापस कैसे आया। तो समझिए, राव चुंडा जो है, महाराणा कुंभा को पता चल जाता है कि ये रणमल जो है मेरे पिताजी के मामा जी, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कि इसके जो चाचा होते हैं राघव जी इसके चाचा होते हैं। ये 3 भाई थे, ठीक है, मौक्कल था, चुंडा था और एक राघव जी थे। तो इस राघव की हत्या कर देता है। इस राघव की हत्या कौन कर देता है, रणमल। इसके कारण इसका दिमाग खन जाता है कि मेरे पिताजी के मामा जी ने
जो है मेरे चाचा का वध कर लिया, इसलिए उसके दिमाग में पहले से ही इसकी दुश्मनी हो गई। तो अब ये इसको हटाने का प्रयास करता है कि मुझे जो है रणमल को हटाना है, इसलिए ये कुंभा क्या करता है, अपने चाचा को बुलाने का प्रयास करता है कि आ जाओ आप। तब ये चुंडा जो है, राणा चुंडा वापिस मेवाड़ आ जाता है। इस प्रकार से ये गणित पूरी लगाई जाती है और महाराणा कुंभा अपनी कूटनीतिज्ञ से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, शक्तिशाली रूप से अपनी जो ये प्रारंभिक समस्याएं थी, दोनों चाचा मेरा का वध करना और रणमल को मेवाड़ से हटाना, ये दोनों कार्य कर लेता है। इस प्रकार से ये महाराणा कुंभा की प्रारंभिक सफलता हुई। अब इस प्रारंभिक सफलता के बाद में अगर अपन बात करें तो इतिहास में 1433 में ये राजा बना, जो 1468 तक शासन करता है। 1433 से लगाकर 1468 तक शासन करता है। और अगर इसके जन्म की दिनांक पूछे तो याद रखना 1423 में इसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा जो है अपने प्रारंभिक समस्याओं से समाधान करके मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। आगे इसका भाग जो 2 बनेगा उसमें महाराणा कुंभा के जो जितने भी युद्ध हैं, कार्य हैं और उसने जो साहित्य के क्षेत्र में क्या इसका योगदान था, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान था, उसने किन किन भवनों का, किन किन दुर्गों का निर्माण कराया, ये सारी चीजें बताई जाती है। क्योंकि वीर विनोद श्यामल दास जी बताते हैं कि मेवाड़ में जो राजस्थान में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए। और महाराणा कुंभा जो है वो स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। मेवाड़ में जो स्थापत्य कला हुई उसका जनक महाराणा कुंभा है। इसको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक अगर स्थापत्य कला का विकास हुआ तो महाराणा कुंभा के समय हुआ। लेकिन महाराणा कुंभा के बाद जो इसके उत्तराधिकारी आए उन्होंने भी खूब सारे स्थापत्य कला में योगदान दिया, लेकिन अपने समय का जो 1433 से लगाकर 1438 तक का जो शासन करा उसमें जो जो भी इसने कार्य किए, चाहे वो स्थापत्य कला में हो, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से हो, वो सारे कार्य किस प्रकार से किए वो अपन अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।